तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज मंडे, हफ्ते की नई शुरुआत। हालांकि कल संडे काफ़ी उथल पुथल भरा था, लेकिन फिर भी थोड़ा कूल रहा, तो उम्मीद है आप लोगों का भी अच्छा संडे गुजरा होगा। लेकिन एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत लगातार नए नए ट्विस्ट, नए नए करवट ले रही है। इत्तेफाक से आज हमारे क्राइम तक फैमिली के एक मेंबर जो बिहार मुजफ्फरपुर के हैं, रोशन कुमार, वो यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले आए, मिले, बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा। और उनकी भी नज़र लगातार इसी केस पर है। तो कई बार ऐसे क्राइम तक फैमिली के लोग अचानक टकरा जाते हैं, मिलते हैं, मिलकर अच्छा भी लगता है। तो थैंक यू रोशन, आपका भी मिलने के लिए। अब आज की कहानी पर आते हैं। आपको मालूम होगा कि सैटरडे को एक लेटर की शक्ल में एक बम एक तरह से फटता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, जो एक्स पुलिस कमिश्नर अभी 48 घंटे तक पहले तक थे, उसके बाद हटा दिए गए, उनको डीजी होमगार्ड बना दिया गया है। वो चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को एक मेल लिखते हैं। और उस लेटर का लबुलवा पूरा ये था कि जिस तरीके से उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया है, तो ये स्टेट का एक अपना राइट होता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। लेकिन उनका इल्ज़ाम था कि होम मिनिस्टर ने बयान दिया है कि उन्हें एंटीलिया केस की जांच में लापरवाही के लिए सज़ा दी गई, इसलिए हटाया गया। तो उससे वो लेके बड़ा नाराज़ थे। और फिर उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए होम मिनिस्टर के ऊपर, जो अनिल देशमुख। पहली बार इस देश में हुआ कि एक शहर का पुलिस कमिश्नर, एक शहर का पुलिस मुखिया और उस राज्य का होम मिनिस्टर दोनों आमने सामने खड़े हैं, दोनों लड़ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हमें हर महीने 100 करोड़ रुपए चाहिए, वसूली करके ला कर दो। मुंबई में करीब 1750 से ज़्यादा बार, 1750 से ज़्यादा बार हैं, डांस बार हैं, पब है, रेस्तरां हैं। तो उनका ये आइडिया था कि अगर हर रेस्तरां, हर बार से 3-3 लाख रुपए महीने भी आप ले लो, तो 40-50 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे। और ये था कि 50 करोड़ बाकी किसी और ज़रिए से कमा लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर 100 करोड़ हर महीने चाहते थे कि मुंबई पुलिस कमा कर दे। ये परमवीर सिंह का इल्ज़ाम है उस लेटर में। एक स्टेट के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अगर हैं, उनकी जो तनख्वाह है हमारे यहाँ करीब 3 लाख रुपए के आसपास। तो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर, उनकी तनख्वाह महीने की 3 लाख रुपए है। एक पुलिस कमिश्नर जो एडीजी रैंक का होता है, इसकी तनख्वाह भी करीब 2 से सवा 2 लाख के करीब है हर महीने। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, उसके सीनियरिटी के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सैलरी है वो 70 से 90 हज़ार है, यानी 70 to 90,000। तो होम मिनिस्टर की तनख्वाह करीब 3 लाख रुपए, पुलिस कमिश्नर की तनख्वाह करीब 2-2.25 लाख रुपए, एक इंस्पेक्टर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की तनख्वाह करीब 70 से 90 हज़ार रुपए। अब इतनी तनख्वाह कमाने वाले 100 करोड़ रुपए महीने की बात करें वसूली की, तो बात अजीब लगती है। अगर इल्ज़ाम ऐसा हो कि होम मिनिस्टर वसूली कर रहा है और फिर इल्ज़ाम ये है कि पुलिस खुद बम रख रहा है, जो एंटीलिया के बाहर गाड़ी में हुआ, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पुलिसिंग पे बार बार उंगली उठती है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करती, क्योंकि पॉलिटिशियन का उनके ऊपर प्रेशर होता है, दबाव होता है। तो ये ख़त, अब इसका पॉलिटिक्स इसका शुरू हो गया है। एंटीलिया केस ने पुलिस कमिश्नर की बलि पहले ही ले ली है, परमवीर सिंह को हटा दिया गया। अब इस लेटर के बाद क्या होम मिनिस्टर की कुर्सी जाएगी? ये सारी राजनीति है, अपने यहाँ होता है, इसको लेकर हंगामा भी होता है। क्राइम रिपोर्टिंग की खूबसूरती है कि हम लोग राजनीति की बातें नहीं करते, ना इन चीज़ों में जो राजनीति हो रही है उसके ऊपर कोई मतलब उसमें गहराई में जाने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि दिन भर यही हो रहा है। हमारा काम है फैक्ट्स के ऊपर बात करना और इस पूरे केस में क्या कुछ हुआ उसके ऊपर बात करना। अब सीधी एंटीलिया केस की बात मैंने आपको बताई कि लगभग एनआईए ने यह दावा किया कि उसने इस केस को सुलझा लिया। शॉर्ट में आपको कहानी पहले ही सुना चुका हूँ। वो ये है कि सचिन वाजे की अपनी सोच थी, उसको सुपर कॉप बनना था, अपने सीनियर अफसरों की नज़रों में बेहतर बनना था, उसको दिखाना था कि मैं 16 साल के बाद पुलिस फोर्स में वापस आया हूँ, लेकिन आज भी मैं बेहतर इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैं कर सकता हूँ। लाइमलाइट में आना था, पब्लिसिटी चाहिए थी, और इसके लिए उसने पूरी साजिश रची। ये कहानी का एक हिस्सा था जो आपको सुनाया। एक पार्ट रह गया था, और वो ये कि अगर ये सारी चीज़ें थी तो फिर मनसुख हिरेन का कत्ल क्यों हुआ। ये मैंने आपसे कई बार कहा कि एंटीलिया केस की जांच और मनसुख हिरेन की जांच अगर एक हुई मौत की वजह, तो ये केस भी एनआईए ले लेगी, क्योंकि एनआईए सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म से जुड़े मामलों की जांच करती है, मर्डर से जुड़े हुए मामलों की जांच नहीं करती।
लेकिन कहीं ना कहीं जो सुराग जा रहे थे वो ये जा रहे थे कि मनसुख हिरेन का कत्ल एंटीलिया केस की साजिश का एक हिस्सा है। और इसीलिए परसों रात को यानी सैटरडे की रात को दिल्ली में एक फैसला लिया गया कि एंटीलिया केस के साथ साथ मनसुख हिरेन के कत्ल की केस की जांच भी एनआईए को सौंप दी जाए। ये बात मुंबई पहुंची और मुंबई में लीक हो गई। इसके बाद कल सुबह 10:47 पर जो एटीएस के महाराष्ट्र एटीएस जो मनसुख हिरेन की मामले की जांच कर रहे हैं उसके डीआईजी हैं मिस्टर लांडे, उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट किया और ये कहा कि वो एटीएस की टीम को बहुत बधाई देते हैं कि मनसुख हिरेन की केस को हमने क्रैक कर लिया, हमने इस केस को सुलझा लिया और पूरी टीम ने दिन रात एक करके इस केस की तफ्तीश की, जांच की और उनका ये कहना था कि हमने इसको अब सुलझा लिया। बाद में उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक विनायक शिंदे और एक नरेश गौर। पूरी जो साजिश उसके बाद बताया। अब यहाँ पे ये देखिए कि सैटरडे की रात को तय होता है कि एनआईए को मामला जाएगा। संडे की सुबह एटीएस जो इस केस की जांच कर रही है वो फौरन इसका खुलासा कर देती है। आज ऑफिशियली एनआईए को ये केस हैंडओवर कर दिया गया, कागजी कार्रवाई पूरी होनी थी। लेकिन एनआईए इस केस की जांच करे उससे पहले एटीएस ने ये खुलासा कर दिया कि मनसुख हिरेन के कत्ल की गुत्थी उन्होंने सुलझा ली है। अब एनआईए एटीएस की इस जांच को कितना आगे ले जाती है, उसी लाइन पर तफ्तीश करती है, उसी लाइन को मानती है, ये हमें 1-2 दिन के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो एटीएस ने मनसुख हिरेन के कत्ल की गुत्थी सुलझाई है उसकी पूरी कहानी क्या है, एंटीलिया की साजिश तो आपको पता है, मनसुख हिरेन की मौत का सच क्या है, आज कहानी में यही आपको बताता हूँ। एटीएस के मुताबिक जो विनायक शिंदे सस्पेंडेड पुलिस अफसर है, सिपाही है बल्कि कांस्टेबल, 11 नवंबर 2006 को मुंबई में एक एनकाउंटर होता है, एक गैंगस्टर का एनकाउंटर होता है और उस गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद, उसका नाम राम लखन भैया था शायद, तो एनकाउंटर के बाद उसके परिवार वाले कोर्ट पहुंचते हैं, उसके बाद इंक्वायरी होती है तो पता चलता है ये एनकाउंटर फर्जी था। ये एनकाउंटर उस वक्त भी क्राइम ब्रांच में ही किया था जिस क्राइम ब्रांच में सचिन वाजे कभी पोस्टेड था। लेकिन ये एनकाउंटर 2006 पे हुआ। सचिन वाजे 2003 में सस्पेंड हो गया था, 2004 में, बल्कि 2004 में सस्पेंड हुआ, अरेस्ट भी हुआ, तो वो फोर्स से बाहर था। लेकिन ये सस्पेंडेड सिपाही विनायक शिंदे उसी क्राइम ब्रांच में तैनात था और उससे पहले से भी था और सचिन वाजे का अच्छा जानकार था। प्रदीप शर्मा जो कि सचिन वाजे के गुरु, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वही इस सस्पेंडेड कांस्टेबल का भी गुरु प्रदीप शर्मा। 2006 पे जब ये एनकाउंटर हुआ तो पता चला ये फर्जी है। मामला अदालत में गया। अदालत ने इस मामले में इस सस्पेंडेड सिपाही को जो क्राइम ब्रांच का था, विनायक शिंदे, इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी, इसके साथ और भी पुलिस वालों को। इस मामले में एनकाउंटर में जितने भी पुलिस वाले शामिल थे सभी को सज़ा सुनाई गई सिवाय प्रदीप शर्मा के। और प्रदीप शर्मा को अदालत ने इसलिए बरी कर दिया क्योंकि एनकाउंटर के वक्त वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे। तो ये कांस्टेबल, ये सिपाही विनायक शिंदे क्राइम ब्रांच का 2006 में हुए इस एनकाउंटर के लिए उम्र कैद की इसको सज़ा मिली और ये जेल चला गया। लास्ट ईयर आखिर में 2020 में ये जेल से बाहर आता है फरलो पर, क्योंकि उम्र कैद है, कन्विक्टेड है, तो फरलो पे बाहर आया। पहले भी आया कई बार। इधर 2020 में ही सचिन वाजे वापस क्राइम ब्रांच में बहाल हो जाते हैं। सचिन वाजे, विनायक शिंदे जो बर्खास्त सिपाही है, जो जेल में है, उससे उनकी जान पहचान है, दोनों मिलते हैं। इसी दौरान में सचिन वाजे कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, लाइमलाइट में आने की सोच रहा है और एंटीलिया की साजिश को जन्म देता है। इस साजिश में सचिन वाजे इस फर्जी इनकाउंटर के लिए उम्र कैद की सज़ा काट रहे सिपाही विनायक शिंदे को अपने साथ मिला लेता है। इसके अलावा एक और बुकी है जिसका नाम नरेश है। उस बुकी से ये काम ये कराता है कि जो बाकी लॉजिस्टिक है उसकी मदद लेता है। उस बुकी के भी बड़े काम किए, बदनाम बुकी है नरेश। 5 सिम कार्ड खरीदता है बुकी सचिन वाजे के कहने पर, और इन सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं नरेश, सचिन वाजे, सस्पेंडेड सिपाही विनायक और मनसुख हिरेन। इसके बाद अब प्लानिंग तैयार होती है। प्लानिंग में मनसुख हिरेन साजिश में एटीएस के हिसाब से शामिल थे। 25 फरवरी को गाड़ी रखी जाती है, सब कुछ ठीक था। लेकिन 27 फरवरी के बाद जिस तरीके से ये केस मीडिया में हाइप हो जाता है, हर जगह अखबारों में फ्रंट पेज, न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, हम सभी दिखा रहे हैं, और इसी दौरान में मनसुख हिरेन और सचिन वाजे के रिश्ते भी आम हो जाते हैं कि तो दोनों एक दूसरे के जानने वाले हैं। जिसकी गाड़ी एंटीलिया के बाहर रखी गई उस गाड़ी का मालिक
और जो इस केस का आई वो दोनों एक दोस्त हैं। यहाँ से सचिन वाजे के बुरे दौर शुरू होते हैं। अब सचिन वाजे पर शक आना शुरू होता, उंगली उठती है, कुछ नेता भी उंगली उठाते हैं। अब लगता है मामला हाथ से निकल गया। इस बीच में क्या होता है, अब सचिन वाजे को डर लगता है कि ये केस की जांच अब किसी और एजेंसी को दे दी जाएगी और अगली एजेंसी होगी ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, क्योंकि आतंक से जुड़े हुए मामलों की जांच स्टेट लेवल पे महाराष्ट्र में ATS करती है। सचिन वाजे ने अपने सारे सीनियर अफसरों से लगभग दुश्मनी मोल रखी थी। वो अपने सुपीरियर को कुछ समझता ही नहीं था, चाहे वो ACP हों, ज्वाइंट CP हों, DCP हों, सीधे कमिश्नर तक पहुँचती उसकी, या फिर होम मिनिस्टर तक। तो जिसकी पहुँच कमिश्नर और होम मिनिस्टर तक है वो नीचे वालों को कुछ समझेगा नहीं। यार पेशे में अगर किसी भी जगह आप काम करते हैं, जैसे इवन हमारे यहाँ भी अगर आप मीडिया में भी आप काम करते हैं और आपके बॉस के बहुत ख़ास हैं, तो फिर आपका जो डायरेक्ट बॉस है या फिर उसके ऊपर के बॉस हैं, आप इन सब हायरार्की को तोड़ ताड़ देते हैं। फिर तो बस क्योंकि बॉस का सर पे हाथ है आपके, तो ऐसा होता है, इंसानी फितरत है। सचिन वाजे के साथ यही हुआ। उसने अपने सुपीरियर को नज़रअंदाज करना शुरू किया, कई केस में ATS को भी दरकिनार करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे पुलिस वाले खार खाए हुए बैठे थे, ATS वाले भी ऐसे ही दुश्मनी चल रही थी। अब ये मौका मिला। सचिन वाजे को मालूम था कि इस मामले की जांच ATS को जाएगी तो ATS गड़े मुर्दे उखाड़ेगी और जो उसकी गलतियां उस तक पहुंचेगी। अब सचिन वाजे को लगा कि इस पूरे मामले में सबसे कमज़ोर कड़ी कौन है, तो कमज़ोर कड़ी के तौर पर सामने आया मनसुख हिरेन। क्योंकि मनसुख हिरेन इस मामले में जब मीडिया में खबर आई तो घबरा गया। उसकी घबराहट देखते हुए अब सचिन वाजे के हाथ से केस जा रहा है, वो ऑलरेडी घबराया हुआ है। उसे लगा कि अगर मनसुख हिरेन को ATS ने उठा लिया पूछताछ की तो मनसुख हिरेन टूट जाएगा और सब सच बता देगा और उसके सच बताते ही सचिन वाजे फंस जाएगा। इसी के बाद सचिन वाजे ने, जो अभी तक की साजिश में प्लानिंग में शामिल नहीं था, किसी का कत्ल करना, वो चीज़ अब इस पूरी साजिश में शामिल हो जाती है। सचिन वाजे तय करता है कि इससे पहले कि मनसुख हिरेन ATS के हाथ लगे और फिर उसके बाद जब वे विधानसभा में और BJP जो विपक्ष पार्टी है वहाँ पे विपक्षी, उसने जब उठाना मुद्दे को शुरू किया तब तो ये मामला था कि NIA को भी जा सकता है, क्योंकि मामला अंबानी का था, मामला टेरर से जुड़ी हुई बताई जा रही थी। तो सचिन वाजे को लगा कि NIA के पास गया तब तो फिर पूरा ही भेद खुल जाएगा, तो उसी से पहले मनसुख हिरेन को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद साजिश को अमल में लाया जाता है। 4 मार्च की रात को 8 बजे उम्र कैद की सज़ा काट रहा सस्पेंडेड सिपाही विनायक शिंदे उन 5 मोबाइल में से एक मोबाइल जो इस्तेमाल कर रहा था, जो बुकी ने दिया था सचिन वाजे के कहने पे इस साजिश के दौरान बात करने के लिए, उनमें से एक फ़ोन से एक व्हाट्सएप कॉल करता है रात को 8 बजे 4 मार्च को मनसुख हिरेन को। और यही विनायक शिंदे था सस्पेंडेड सिपाही जो मनसुख हिरेन को ये कहता है कि मैं क्राइम ब्रांच घोड़बंदर एरिया से तावड़े बोल रहा हूँ। तो ये जो तावड़े की मिस्ट्री थी, तावड़े का राज था, क्योंकि मनसुख हिरेन ने अपने घर से निकलते वक्त अपने बीवी और बेटे से ये कहा था कि क्राइम ब्रांच में एक अफसर हैं तावड़े साहब, उन्होंने बुलाया है जांच में, वो उनकी मदद कर रहे हैं, तो उनके पास जा रहा हूँ। दरअसल तावड़े कोई था नहीं, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि क्या तावड़े फर्जी नाम है या तावड़े नाम कुछ और बोला कुछ और सुन लिया, नहीं, वो तावड़े विनायक शिंदे था, मुंबई पुलिस का सस्पेंडेड सिपाही, उम्र कैद की सज़ा काट रहा, जो फरलो पर बाहर आया। इसी ने तावड़े बनकर फ़ोन किया और उसको व्हाट्सएप कॉल किया, इसलिए इसका रिकॉर्ड नहीं है, व्हाट्सएप कॉल की डिटेल नहीं थी। उसके बाद मनसुख हिरेन ऑटो पकड़कर बाहर आते हैं, घोड़बंदर जाते हैं। घोड़बंदर में सचिन वाजे की ही एक कार में मनसुख हिरेन को बैठाया जाता है। रास्ते में मनसुख हिरेन को कुछ शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, वो विरोध करते हैं। इसके बाद कार में बैठा हुआ शिंदे और उसके साथ अब एक थे या दो थे, कम से कम ATS को कि 3 लोग थे, ये मारपीट करते हैं, उसके मुंह पे रुमाल बांधते हैं, स्कार्फ बांधते हैं और मुमरा क्रीक में ले जाकर समंदर की खाड़ी में फेंक देते हैं। उन्हें इस बात का एहसास था कि उस वक्त जो रात का वक्त है वहाँ पे हाई टाइड यानी ज्वार भाटा आने का वक्त है, तेज़ पानी का बहाव, तो लाश अरब सागर में चली जाएगी। वो फेंक के तो चले आते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उस रात हाई टाइड थी नहीं, पानी की रफ्तार कम थी, तो लाश थोड़ी दूर जाने के बाद कीचड़ में अटक जाती है मुमरा क्रीक के पास और किनारे में वहीं फंस जाती है। अगले दिन सुबह कुछ लोगों की नज़र पड़ती है, वो पुलिस को करते हैं और इस तरह मनसुख की मौत का सच सामने आता है। पर ATS के मुताबिक सारे कॉल डिटेल और सारी बातचीत के बाद ये पता चला कि 4 मार्च की रात 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मनसुख हिरेन की जब मौत हुई
उनको ले जाया गया। यानी एटीएस के हिसाब से जब मनसुख हिरेन का कत्ल हुआ 4 मार्च की रात 8 बजे से लेकर रात 2 बजे के दरमियान, तब सचिन वाजे न मौके पर मौजूद थे न और कहीं मौजूद थे, लेकिन कत्ल का हुक्म और ऑर्डर सचिन वाजे ने दिया था। इस सिलसिले में सस्पेंडेड सिपाही और बुकी नरेश एटीएस के कब्जे में है, बट एटीएस को ये मालूम है कि इसमें अभी 2-3 लोग और शामिल हैं। ये कौन लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी जल्दी होगी, नाम का खुलासा हुआ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एटीएस ने ये खुलासा तो कर लिया, वाहवाही भी लूट ली कि देखो एनआईए के पास जाने से पहले हमने इस केस को सॉल्व कर दिया है। अब ऑफिशियली आज शाम से या कल से एनआईए इस केस की जांच करेगी, एंटीलिया के साथ साथ मनसुख हिरेन। तो अगर एटीएस के दावे में दम है तो फिर ये मतलब है कि मनसुख हिरेन का केस भी लगभग सुलझ गया है। इस सिलसिले में जो सचिन वाजे हैं उनसे पूछताछ करने के लिए एनआईए को किसी कानूनी उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एनआईए की हिरासत में सचिन वाजे तो पूछताछ कर सकती है। तो अब एंटीलिया केस की जांच लगभग एनआईए का कहना है कि उसने पूरी कर ली है, केस को सुलझा दिया है। मनसुख हिरेन का केस अगर एटीएस ने सुलझा दिया और एनआईए को लगता है ये सच है, तो ये केस भी आगे कुछ दिनों में ही इसका खुलासा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब कहानी ये है कि एंटीलिया की साजिश एक कार में बॉम्ब रखने से शुरू हुई और एक कत्ल पर जाकर ख़त्म हुई। लेकिन क्या इस केस में सिर्फ सचिन वाजे तक ही पूरा मामला है या सचिन वाजे के ऊपर भी कोई है, और ऊपर है तो वो कितना ऊपर है, ये चीज़ एनआईए ही बता सकती है जब एनआईए अपनी पूरी जांच मुकम्मल करेगी। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और हाँ, शुरुआत में भूल गया, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का जो लगातार ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है ज़रूर कीजिए, बिना पूछे हुए कीजिए कि क्यों करूं, बस कर डालिए, अच्छा लगेगा। तो थैंक यू, कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।